इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह आप अपनी HDPOS एप्लीकेशन में आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सेटअप बटन पर क्लिक करें, सेटअप विंडो के आइटम ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। इसके बाद ऐड आइटम बटन पर क्लिक करें, जहां आप आइटम से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन देकर उस आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बारकोड, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके द्वारा दिए गए कोड फॉर्मेट के अनुसार इस समय आपकी स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट बारकोड दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो डिफाइन माई ओन बारकोड बटन पर क्लिक करके अपना बारकोड भी दे सकते हैं। इसके बाद आइटम का नेम जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने आइटम का नाम लेता हूँ लक्स। यदि आप अपने आइटम का अपनी क्षेत्रीय भाषा में नाम देना चाहते हैं तो इसके लिए सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें, जनरल सेटिंग विंडो के चेंज फॉन्ट बटन पर क्लिक करें, यहाँ से अपना फॉन्ट सेलेक्ट करें। यदि आप इस लिस्ट में अपना फॉन्ट नहीं पाते हैं तो आपको अपना फॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। अपना फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। इसके बाद जनरल सेटिंग की अप्लाई बटन पर क्लिक करें। अब आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने आइटम का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपने आइटम का नाम देता हूँ लक्स। इसके बाद कैटेगरी, अपने आइटम की कैटेगरी डिफाइन करने के लिए इस 3 डॉटेड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कैटेगरी मैनेजर में ऐड कैटेगरी बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपनी कैटेगरी का नाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने आइटम की कैटेगरी का नाम लेता हूँ सोप। आप चाहें तो कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी का फोटो भी ऐड कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद सोप को सेलेक्ट करता हूँ। इस तरह मेरे आइटम लक्स की कैटेगरी है सोप। इसके बाद सर्च कोड, किसी आइटम का सर्च कोड वह कोड होता है जिसके द्वारा आप एप्लीकेशन के किसी भी मॉड्यूल में उस आइटम को बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने आइटम लक्स का सर्च कोड लेता हूँ L। इसके बाद इज एक्टिव का चेकबॉक्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है। इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा क्रिएट किए जाने वाला आइटम एक एक्टिव आइटम है जिसे आप अपनी एप्लीकेशन के किसी भी मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। यदि यह चेकबॉक्स अनचेक है और फिर आप इस आइटम को क्रिएट करते हैं तो यह आइटम एक इनएक्टिव आइटम होगा जिसे आप एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। आइटम को इनएक्टिव करने की कंडीशन तब आती है जब आप एक ही नाम के एक से ज़्यादा आइटम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप इस एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा आइटम एक ही नाम के तभी बना सकते हैं जब उनमें केवल और केवल एक ही आइटम एक्टिव हो। इसके बाद इच परचेज का चेकबॉक्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है। यदि आप यह आइटम बाहर से या किसी सप्लायर से परचेज कर रहे हैं तो यह चेकबॉक्स चेक होगा। यदि यह आइटम आपकी स्टोर पर ही बन रहा है तो यह आइटम इच परचेज नहीं होगा, जिसे आप अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद इज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ सेल, यह उस स्थिति के लिए उपयोगी है जब आप आइटम को सेल करते समय मेजरिंग स्केल का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपका आइटम किसी प्रकार के कपड़े का आइटम है जिसे सेल करते समय आपको स्केल से मापने की आवश्यकता होती है तो आप इस चेकबॉक्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हैज़ लेवल, यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए उपयोगी है। यदि आप हैज़ लेवल को चेक करते हुए आइटम को क्रिएट करते हैं तो उस आइटम को रिसीव करते समय या सेल करते समय आपको उस आइटम का एक यूनिक लेबल नंबर देना आवश्यक होगा। इसके बाद इज ऑटो में, यदि यह चेकबॉक्स चेक है तो आप देख सकते हैं कि ईच परचेज का चेकबॉक्स अनचेक हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि आप यह आइटम कहीं बाहर से परचेज ना करते हुए अपनी ही स्टोर पर बना रहे हैं। यदि यह आइटम इज ऑटोमेक है तो आपको इस आइटम के BOM आइटम बनाने होंगे। ऑटोमेक से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा हाउ टू क्रिएट एन ऑटोमेक वाला हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसके बाद व्हेन स्केल यूज्ड व्हाइल सेलिंग, यदि आप अपने आइटम को सेल करते समय उसमें व्हेन स्केल से दिया हुआ वेट यूज करना चाहते हैं तो इस स्थिति में आप इस चेकबॉक्स को चेक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चेकबॉक्स को चेक करने के बाद फिनिक्स व्हेन स्केल सेटिंग्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देती है। यदि आप फिनिक्स व्हेन स्केल यूज कर रहे हैं तो इस चेकबॉक्स को चेक करें और यहाँ पर
अपने आइटम का कोड फिनिक्स वैन स्केल के लिए दें, जो कि एक यूनिक कोड होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस चेकबॉक्स को चेक करने के बाद आपके आइटम का बार कोड W से स्टार्ट होना चाहिए। फिनिक्स वैन स्केल की और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.netiraj.net पर भी जा सकते हैं। इसके बाद इस सर्विस आइटम, यदि यह चेकबॉक्स चेक है तो क्रिएट हुआ आइटम एक सर्विस आइटम की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसे आप सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, पर स्टॉक मैनेजर में इस आइटम का स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते। यह सेटिंग मुख्यतः पार्लर और सैलून जैसे शॉप्स के लिए बहुत उपयोगी है, जहां पर हेयर कट, मसाज, फेशियल जैसी सर्विस को एक आइटम के रूप में क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद इस शॉर्ट आइटम, यदि यह चेक बॉक्स चेक है तो यह आइटम शॉर्ट डेफिनेशन के लिए उपलब्ध रहेगा। शॉर्ट आइटम से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा शॉर्ट आइटम वाला वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसके बाद टैक्स एप्लीकेबल व्हाइल परचेसिंग, यदि आप अपने आइटम को परचेस करते समय उस पर टैक्स अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 डॉटेड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड टैक्स विंडो पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपने टैक्स का नाम दें। यहाँ से मैं अपने टैक्स का नाम लेता हूँ वेट। टैक्स की वैल्यू 8% देकर ऐड करता हूँ। वेट को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। इसी तरह यदि आप अपने आइटम के साथ सेल्स टैक्स देना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से 3 डॉटेड बटन पर क्लिक करें, ऐड टैक्स डेफिनेशन बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपने टैक्स का नाम दें और यहाँ पर आप टैक्स की वैल्यू देकर टैक्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह मेरे आइटम लिस्ट के साथ परचेज टैक्स और सेल टैक्स ऐड हो चुके हैं। इसके बाद पैकिंग। परचेज मेजरिंग यूनिट, ये वो मेजरिंग यूनिट होती है जिसमें आप आइटम को रिसीव आइटम एंट्री के द्वारा रिसीव करते हैं। आप चाहें तो अपनी परचेज मेजरिंग यूनिट को यहाँ से बदल सकते हैं या फिर ऐड मेजरिंग यूनिट बटन पर क्लिक करके आप अपनी नई मेजरिंग यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने आइटम की सेल्स मेजरिंग यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, जहां से आप अपने आइटम की सेल्स मेजरिंग यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड सेल्स मेजरिंग यूनिट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी मेजरिंग यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद परचेस यूनिट प्राइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने आइटम की यहाँ पर परचेस यूनिट प्राइस नहीं दे सकता। परचेस यूनिट प्राइस आइटम को रिसीव करते समय रिसीव आइटम एंट्री में दी जाती है, जो कि रिसीव करने के बाद इस आइटम की परचेस यूनिट प्राइस हो जाती है। उसके बाद सेल्स यूनिट प्राइस, यहाँ पर मैं अपने आइटम की सेल्स यूनिट प्राइस देता हूँ 12 रुपीज़। उसके बाद 1 परचेस यूनिट इज इक्वल टू 1 सेल्स यूनिट। यदि आपकी परचेस मेजरिंग यूनिट और सेल्स मेजरिंग यूनिट अलग अलग है तो आप अपनी एक परचेस यूनिट को अपने आवश्यकता के अनुसार नंबर ऑफ सेल्स यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेल्स यूनिट एमआरपी, यहाँ पर मैं अपने आइटम की सेल्स यूनिट एमआरपी देता हूँ 15 रुपीज़। इसके बाद ऐड फोटो, यदि आप चाहें तो अपने आइटम का फोटो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ऐड फोटो बटन पर क्लिक करें और कंप्यूटर की उस लोकेशन पर जहाँ पर आपके आइटम का फोटो है सेलेक्ट करके ओके करें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे आइटम लक्स का फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप चाहें तो इस फोटो को रिमूव कर सकते हैं या आप इस फोटो को चेंज भी कर सकते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन में आप अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अपने आइटम की और अधिक जानकारी देने के लिए आप आइटम के यूजर फील्ड लिस्ट एरिया का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आइटम का कलर, आइटम का साइज। अपनी आवश्यकता के अनुसार यूजर फील्ड लिस्ट में फील्ड ऐड करने के लिए आप कस्टम फील्ड्स में उन फील्ड को ऐड करें। कस्टम फील्ड्स की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा कस्टम फील्ड से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप इस आइटम को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक करें। यदि आप आइटम को क्रिएट करने के बाद इस विंडो पर रुकते हुए दूसरा आइटम क्रिएट करना चाहते हैं
तो क्रिएट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें, और यदि केवल आप एक ही आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं आइटम के क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोप कैटेगरी के अंदर मेरा आइटम लक्ष्य मेरे आइटम मैनेजर में ऐड हो चुका है। यदि आप इस आइटम में कोई एडिशन करना चाहते हैं या कोई अपडेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एडिट आइटम बटन पर क्लिक करें, और अब आप यहाँ पर अपने आइटम की इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने आइटम का सर्च कोड L से हटाकर X करता हूँ, और इसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे आइटम का सर्च कोड X हो चुका है।